जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ यहाँ पर आ चुके हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो पर हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी की क्लास 20 के। आज ज्योग्राफी की क्लास 20 करने हम जा रहे हैं। आज इसको हम लेने जा रहे हैं क्योंकि अभी तक हमने 19 क्लास कर लिए थे और पिछली क्लास में हम इंडियन प्लेट्यू के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जो इंडियन पेनिनसुलर के अंतर्गत जो जितने भी प्लेट्यू आते हैं, इंडियन प्लेट्यू सारा हमने डिस्कस किया था। इंडियन प्लेट्यू क्या होता है, सॉरी पेनिनसुलर क्या होता है, व्हाट इज़ द पेनिनसुलर, इसका हमने अर्थ समझा था क्या होता है, और इंडियन पेनिनसुलर कहाँ से कहाँ तक जाता है, कब इसकी फॉर्मेशन हुआ था, इंडियन पेनिनसुलर में कौन कौन से वो उच्चावच आते हैं, मतलब कौन कौन से रिलीफ्स हैं, इनमें स्थलाकृतियाँ बनती हैं, वो सारा हमने डिस्कस किया था। हम प्लेट्यू एवं डिस्कस कर रहे थे और अभी तक हमने जो है छोटा नागपुर का पठार और मेघालय के पठार के बारे में काफ़ी कुछ उसके बारे में जान लिया था। और ब्रीफ में जो पठार होते क्या हैं, कौन कौन से पठार हैं, उनके बारे में भी हमने एक जानकारी हासिल कर ली थी। आज की क्लास में हम उसके आगे के कुछ पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि मालवा का पठार है, कुछ अन्य पठार, मालवा का पठार हो गया, बुंदेलखंड, बघेलखंड, इनके बारे में सारा कुछ हम लोग आज जानेंगे 1 बाई 1। ठीक है, आप बने रहिएगा वीडियो में, पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे सारे पॉइंट को 1 बाई 1 कवर अप कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी की आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या क्या नया सीखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, 19 क्लास हो चुकी है। अगर आपने पुरानी वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप जाइए यूट्यूब पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाइए आप वहाँ पे जो है जाके देख सकते हैं। हमारे अगर आपको ज़्यादा अपडेट चाहिए, कुछ और चीज़ चाहिए ज्योग्राफी के बारे में, डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी जाके भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, लेकिन हम बता देते हैं विनाल अकेडमी 089। ठीक है, ये 089 हमारा ये पेज का नाम है, आप यहाँ पे जाके भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले आज के मोटिवेशन थॉट पर डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के जो मोटिवेशन थॉट पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत सोचा समझा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लेके आए हुए हैं। जैसे कि आप हम ज्योग्राफी पढ़ ही रहे हैं, तो ज्योग्राफी के बारे में मैंने सारी चीज़ें अभी तक बता दी हैं आपको, तो उससे कुछ रिलेटेड, क्योंकि ज्योग्राफी भी हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ दिखाता है, लेकिन हम लोग उसको देख नहीं पाते, बाहर बाहर से देखते हैं। जैसा कि मैं इस मोटिवेशन थॉट पर आपको बताऊंगा कि ये है माउंटेन। मैं आपको पहले फैक्ट बताऊंगा कि माउंटेन जो जितना ऊपर आपको दिख रहा है, उसका लगभग 1.5 गुना नीचे भी इसका पॉइंट रहता है। मतलब कि अगर आप पेड़ को देखेंगे, कोई पेड़ जो रहता है ऊपर, उसकी जड़ें काफ़ी नीचे तक रहती हैं। ठीक है, तो माउंटेन में भी एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे हमारे स्थल में स्थलाकृतियाँ होती हैं, पहले मैं इसमें डिस्कस करता हूँ तो फिर अपने मोटिवेशन थॉट पे आऊँगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ज्योग्राफी की कोई पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पहले मोटिवेशन थॉट पे मैंने बता देता हूँ आपको कि जितनी भी स्थलाकृतियाँ होती हैं, जो धरातल पर स्थलाकृतियाँ होती हैं, पहाड़ हो, पठार हो, झरना हो या गर्त हो, कुछ भी होंगी, वो भी सारी स्थलाकृतियाँ महाद्वीपीय नितल, जब हम लोग ओशियनोग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी स्थलाकृतियाँ, मैदान, महाद्वीपीय मग्नतर होते हैं, महाद्वीपीय ढाल, कटक, गर्त, सारा कुछ हमको वहाँ पे देखने को मिलेगा ट्रेंच में। ठीक है ना, सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितना ऊपर माउंटेन आपको दिखेगा, कहीं ना कहीं उसके नीचे भी उसका जो जड़ होती है, जो उसका नीचे का पॉइंट होता है, वो भी ज़मीन के अंदर उतना ही रहता है नीचे, उसका लगभग 1.5 गुना ज़्यादा। डीप में इन्फॉर्मेशन हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे उसमें 1 बाई 1 हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि हम लोग आज मोटिवेशन थॉट पर कुछ ऐसा ही डिस्कस करने जा रहे हैं। खैर छोड़ो, पहले हम मोटिवेशन थॉट पर डिस्कस करेंगे। बच्चों रहता है ना कि अब आ रहा है वो चीज़ जान रहे हैं, तो लगता है पहले फैक्ट बता दें फिर तो मोटिवेशन थॉट है ही है। हम हमेशा मोटिवेशन थॉट पर पहले डिस्कस करते हैं। तो आज के मोटिवेशन थॉट को हम लोग बड़े गौर से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेशन थॉट होने वाला है आपके लिए। मैं ऐसा करता हूँ आप इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे। आपने कहीं ना कहीं इस पिक्चर को कहीं ना कहीं को देखा होगा, आप सर्व किए होंगे तो सोशल मीडिया पे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ऊपर देख रहे होंगे ये सक्सेस, सक्सेस आपको दिख रहा होगा कि ऊपर सक्सेस लिखा हुआ है, नीचे सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। तो मैं क्या कहता हूँ, जैसे आप कभी कुछ चीज़ें जब करके आगे बढ़ के पहुँच जाते हैं तो लोगों को सिर्फ सक्सेस दिखता है, लेकिन लोगों को नीचे की जर्नी नहीं दिखती है। मैंने कहा ना, लोग माउंटेन देखते हैं, जैसे मसूरी का है, मसूरी का ऊपर का रेंज देखा बहुत अच्छा लग रहा है, नीचे नहीं देखते कि इसके नीचे भी ऐसी कुछ इसला करते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो इसके नीचे भी रहता है। पेड़ ऊपर से देखने में अच्छा लगता है, नीचे से देखने में अच्छा है, तो लोग नीचे देखते ही नहीं, उसकी जड़ देखते ही नहीं है, उसमें भी वो भी देखना पड़ता है। तो मैं क्या देखता हूँ, व्हाट पीपल वॉच, क्या लोग देखते हैं आप में सक्सेस। जब आप सक्सेस हो गए ठीक है, फेल हो गए ताने देंगे बगल वाले,
अरे फेल हो गया, यूपीएससी कर रहा था, इतने दिन से कर रहा था, नहीं हो पाया, बैठ गया, ये काम कर रहा है, था नहीं। अगर आप सक्सेस हो गए वहीं पे जाके, मुझे पता था ये लड़का पक्का सक्सेस होगा, और ये हो गया, देखो 1 ही साल में हो गया, कितना आसानी से कर लिया, बहुत पढ़ाकू लड़का था, ऐसे शब्द बोलेंगे। क्योंकि वो नहीं देखते कि हमने जो हार्डवर्क किया, नीचे की चीज़ें नहीं देखते। ये पीपल ये क्या करते हैं, पीपल डोंट थिंक, डोंट वॉच व्हाट पीपल नॉट वॉच, जो लोग नहीं देखते हैं, ठीक है, उनको दिखता ही नहीं है। क्या नहीं दिखता, हार्डवर्क हमने किया है भैया, हमने हार्डवर्क किया है, ठीक है, हमने हार्डवर्क किया है, परसिस्टेंस रहे हैं अपने एम के प्रति, लेट नाइट तक पॉजिटिविटी में देखना है, जागे, पढ़ाई किए, अपनी नींद को बगल में रखा। रिजेक्शन, हमें कई कई बार रिजेक्शन हुआ, आप लोगों ने तो हमको ताने दिए थे, हम तो आज सक्सेस है, तो आप हम वाई वाई कर रहे हैं। जब रिजेक्शन हो जाते थे, फेल हो जाते थे, तो आप हमको क्या बोलते थे कि ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, बस एम ही पढ़ रहा है, पैसे वेस्ट कर रहा है अपने माँ बाप के। सेक्रीफाइसेस किए हमने, काफ़ी सेक्रीफाइसेस करते हैं, तब हमको जाके ऊपर का पॉइंट मिलता है। डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, क्रिटिसिज्म, कई प्रकार के क्रिटिसाइज लोग करते हैं, हमको क्रिटिसिज्म देखने पड़ते हैं, डाउट्स होते हैं हमारे पास बहुत सारे, फेलियर, रिस्क, सबसे बड़ा पॉइंट रिस्क, फेलियर, ये भी आपको देखने को मिलता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि लोग नीचे रिस्क को नहीं देखते हैं, ऊपर के टॉप को देखते हैं कि हाँ बस टॉप बहुत अच्छा लग रहा, सक्सेस बहुत मिल गया बच्चा, ये सक्सेस, बट नीचे को भी देखना चाहिए। इतना आसान नहीं है सक्सेस, किसी भी चीज़ में सक्सेस करना। सक्सेस शब्द सुनने में जितना अच्छा लगता है, उसको पाना वो बहुत आसान नहीं होता, कठिन है, लेकिन आसान बनाना पड़ता है। एक बहुत अच्छे स्कॉलर थे, उन्होंने कहा था कि ज़िंदगी इतनी आसान होती नहीं है, उसे आसान बनाना पड़ता है। तो वैसे ही सक्सेस पाना इतना आसान नहीं होता, उसे आसान बनाना पड़ता है। रास्ते इतने आसान होते नहीं हैं, रास्ते आसान बनाने पड़ते हैं। तो इसी तरह हम जब भी क्लास लाते हैं कि मोटिवेशन थॉट को आपको बताते हैं, ताकि आपको सही मायने में जो चीज़ें हैं वो आपको पता चल जाएँ, ठीक है। तो सक्सेस इज जस्ट लाइक व्हाट पीपल वॉच लाइक दिस एंड डोंट पीपल वॉच लाइक दिस, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें लोग नहीं देखते हैं, और ये सारी चीज़ें हमको मिलती हैं, हम इनको फेस करके आगे बढ़ते हैं, विदाउट इनके पॉसिबल नहीं है। कोई भी ऐसे सक्सेसफुल पर्सन्स की डिफिनेशन बताओ, ऐसा लोग बताओ जो इन चीज़ों से कभी रूबरू नहीं हुआ है और सक्सेस उसको मिल गई है, और वो कह दे कि आई एम ए सक्सेसफुल पर्सन, एनीथिंग। तो ये याद रखिएगा। चलते हैं, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बड़ी मज़ेदार होने वाली है, बहुत अच्छी चीज़ जानने को मिलेंगे हमको। इस तरह बने रहिए और वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप स्किप कर देंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि आने वाले एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। भले आपको लगता हो कि हम 2 नंबर, 1-2 नंबर का इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। 1 नंबर से हज़ारों लाखों लोग के पीछे चले जाते हैं, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत बड़ा सच बता रहा हूँ। तो एक एक नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा सोच समझ के हम लोग कंपटीशन में जब पढ़ते हैं तो बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ता है। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मैं ऐसा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। पॉइंट पॉइंट नंबर की कितनी वैल्यू होती है, आप समझिए इस बात को। कहाँ से इसकी वैल्यू समझ में आएगी, जब आप उस चीज़ को गौर से पढ़ेंगे कि हमको वो पॉइंट गलत नहीं करने हैं जो वाकई में एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक है, जो वाकई में एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ये बेसिक पॉइंट रहते हैं, बेस है। अगर आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आगे आपको दिक्कत नहीं जाएगी, रिवीजन के समय दिक्कत नहीं जाएगी, आप बेस्ट अपना दे के आएंगे, इट्स माई गारंटी, अंडरस्टैंड। तो बिना किसी अधिक समय गवाए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, आगे चीज़ें जो जान पाएंगे आप, ठीक है। अभी जो यहाँ पे वर्षा वनस्पति के बारे में जब बात करेंगे, तो यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कौन से वन सबसे ज़्यादा कौन से वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन। तो भारत में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कौन से वन पाए जाते हैं, तो भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में, सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रश्न आता है कई बार, एसएससी में पूछा गया है कि उष्ण कटिबंधीय पर्ण, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इस बात को भी दिमाग में आपको रखना है, ठीक है ना। ये क्योंकि यहाँ पे जो है हल्का हल्का
शुष्क एरिया रहता है, तो यहाँ पे जो वर्षा अधिकतर औसतन वर्षा क्या होती है 75 से 80, औसतन बात हो रही है, ठीक है ना, औसतन वर्षा की बात हो रही है। इसको भी दिमाग में आपको रख, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है सारी चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं और बुंदेलखंड पठार के बारे में जानने का आगे बात करते हैं, बुंदेलखंड पठार के बारे में, ठीक है। तो मैं बुंदेलखंड पठार के बारे में आपको बताऊंगा। बुंदेलखंड का पठार, तो बुंदेलखंड के पठार के बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस पठार के, क्योंकि इस पठार के उत्तर की बात करूंगा या उत्तर पूर्व की बात करूंगा। मैप में तो मैंने आपको एक चीज़ दिखाई दी थी, ठीक है ना, ये मैप में फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ चीज़ें, ये बार बार आपके दिमाग में चीज़ें बन जानी चाहिए। एक मिनट, यहाँ पे मालवा का पठार हो गया, यहाँ पे बुंदेलखंड हो गया, यहाँ बघेलखंड हो गया, लगभग लगभग मानिए, ठीक है ना। तो इसके अगर मैं, क्योंकि यहाँ पे अरावली रेंज था, उत्तर पश्चिम में अरावली रेंज हो गया, तो इसके उत्तर पश्चिम में कौन सा रेंज हो गया यहाँ पे, ये क्या हो गया यहाँ पे, मालवा का पठार हो गया, ठीक है। इसके इधर साइड में क्या हो गया, मतलब उत्तर दक्षिण में क्या हो गया, सॉरी, यहाँ पे ऐसे बात करूँगा, यहाँ पे नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, सॉरी ये वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट में अगर बात करूँगा तो यहाँ पे बघेलखंड है, ये बुंदेलखंड है, ठीक है, ये बुंदेलखंड हो गया, ये चीज़, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में आपको रखना है। तो ये सारे पॉइंट आपको जो है 1 बाय 1 मैं बताऊँगा, तो आपको समझ में आ जाएंगे चाहिए, ठीक है। तो ये मैं बता रहा था आपको, मैं इसको हटा देता थोड़ा सा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे जो चंबल, बेतवा, बनास, तो वहाँ से निकल चुकी थी नदियाँ। तो इसके जो इधर साइड में ये बघेलखंड रहेगा, बघेलखंड हो गया, और बघेलखंड से केन नदी निकलती है, ठीक है ना, जो कि सोन नदी की सहायक नदी होती है, ठीक है। तो ये भी आपको दिमाग में रखनी है बातें। अब मैं बता रहा था आपको कि इसके उत्तर में यमुना नदी है, जैसे मैंने बताया कि उत्तर में जब जाएंगे यहाँ पे तो यमुना नदी रहेगी इसके उत्तर में, ठीक है। पश्चिम में मालवा का पठार रहेगा, लगभग पश्चिम में यहाँ पे मालवा का पठार हो जाएगा, देखो मालवा का पठार हो गया यहाँ पे पश्चिम में, ठीक है। और अगर मैं बात करूँगा दक्षिण में तो बिंद पर्वत है, जैसे कि यहाँ बताया दक्षिण में बिंद पर्वत हो गया, ये अभी पीछे वाले हम लोग उसमें बताए थे, बिंद पर्वत हो गया। पूर्व में बघेलखंड हो गया, इसके यहाँ पे बघेलखंड हो गया, ये बघेलखंड हो गया पूर्व में, ठीक है। और बुंदेलखंड का विस्तार मध्य प्रदेश, तो यहाँ भी ये चीज़ें आपको पता चल गई ना कि उत्तर में यमुना नदी हो गया, पश्चिम में मालवा का पठार हो गया, दक्षिण में बिंद पर्वत हो गया, पूर्व में बघेलखंड हो गया। मतलब कि आपको चारों दिशाओं में इसकी लोकेशन को आपने समझ लिया है कि यमुना नदी, मालवा का पठार, बिंद पर्वत, बघेलखंड। अगर इसकी विस्तार की बात करेंगे तो विस्तार इसका यूपी के झांसी, ललितपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट में है। प्रयागराज के मेजा में भी ये देखा जाता है, ठीक है ना। बुंदेलखंड का विस्तार जो है प्रयागराज के मेजा में भी है। कहाँ पे है, प्रयागराज के प्रयागराज के मेजा में भी ये मिलता है आपको, तो प्रयागराज की मेजा में भी आपको मिलेगा। मध्य प्रदेश में दतिया, टीटागढ़ क्षेत्रों में भी मिलता है, ये छतरपुर, दतिया, टीटागढ़, ये भी क्षेत्र में इसका जो है विस्तार मिलता है, ठीक है। मेजा जो वो करछना तहसील, मेजा व करछना तहसील, तो यहाँ पे भी आपको प्रयागराज में जो है बुंदेलखंड के पठार का थोड़ा सा विस्तार आपको देखने को मिलेगा। संरचना की बात करेंगे तो इसकी भी जो संरचना है वो भी कैसी है, इसकी भी संरचना की अगर हम बात करेंगे, संरचना के बारे में जानेंगे तो कॉमन चीज़ इसमें क्या निकल के आती है कि ये भी नीच चट्टान से बना हुआ है। इसे बुंदेलखंड नीच कहते हैं, तो नीच से बना हुआ रहता है तो इसे बुंदेलखंड नीच बोलते हैं। तो नीच चट्टान से बना हुआ बुंदेलखंड नीच बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। इसका भी ढाल जैसे मैंने बताया था, इसका भी ढाल कैसे यमुना बेसिन की ओर है, ये बताया था, इसका भी ढाल यमुना बेसिन में। इसमें बेतवा, केन इस पठार की प्रमुख नदियाँ हैं, तो यहाँ पे बेतवा, केन निकलती हैं। कौन कौन सी नदी निकलती हैं, बेतवा और केन निकलती हैं, बेतवा केन, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेतवा केन नदियाँ निकलती हैं, इसमें याद रखिएगा बेतवा और केन। बेतवा, तो बेतवा आप चंबल की होगी, केन सोन की नदी, सोन की सहायक नदी हो गई, ठीक है ना। तो इस बात को दिमाग में रखना है, ठीक। इस क्षेत्र में सूखे की समस्या का समाधान के लिए यहाँ पे नदी जोड़ परियोजना चलाई गई है। यहीं पर जो है इसी क्षेत्र में बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा बहुत पड़ जाता था, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखे की समस्या का समाधान करने के लिए
समस्या का समाधान, सूखे की समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ पे क्या चलाया गया था, नदी जोड़ो परियोजना। तो पूछता है कि नदी जोड़ो परियोजना किन दो नदियों में, नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना। तो नदी जोड़ो परियोजना किन दो नदियों के बीच में है, तो वो केन बेतवा को आपस में जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे दो नदियाँ जो केन बेतवा की मैंने बात बताई है, उन्हीं दो नदियों के बारे में जो है इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको दिमाग में रखेगा, केन बेतवा नदियाँ। तो केन बेतवा नदियों, तो यूपी एमपी सम्मिलित परियोजना, ये किसकी है, यूपी एमपी की है, यूपी एंड एमपी की सम्मिलित परियोजना है। दोनों राज्यों की ये जो सम्मिलित परियोजना है, इस बात को भी दिमाग में आपको रखना है। तो यहाँ की जगह मिट्टी की बात करेंगे कि मिट्टी कैसी पाई जाती है यहाँ पे, तो मिट्टी यहाँ पे लाल और पीली मिट्टी रहती है, लाल एंड पीली मिट्टी रहती है यहाँ पे, जो कि ज़्यादा उपजाऊ मृदा नहीं होती है। और इसके दक्षिणी भागों में, अगर मैं दक्षिण की ओर जाएंगे तो यहाँ पे दक्षिणी भाग में काली मृदा मिल जाती है, तो वहाँ पे जो है काली मृदा, ठीक है, दक्षिणी भाग में काली मृदा मिल जाती है, तो वहाँ पे जो है गन्ना और कपास भी हो जाता है। तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पे मोटे अनाज होते हैं। लाल पीली मिट्टी में कौन से अनाज होते हैं, मोटे अनाज होते हैं, मोटे अनाज। तो मोटे अनाज में क्या आता है, ज्वार बाजरा मक्का आता है, कहीं के दलहन भी उग जाता है। तो यहाँ पे दक्षिणी भागों में काली मृदा मिलती है, लाल पीली मृदा में उत्पादन की क्षमता कम होती है, तो वहाँ पे मोटे अनाज होते हैं, तो ज्वार बाजरा मक्का। ठीक है, वर्षा, यहाँ 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। शुष्क कटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन मान, क्योंकि यहाँ पे जो है कम उपजाऊ क्षेत्र रहता है, तो कटीले वन मिल जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन, शुष्क कटीले वन मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, कहीं कहीं पे, तो ये भी याद रखना है। अब मैं बघेलखंड के बारे में बताऊंगा आपको, फिर हम लोग आगे जो है बढ़ेंगे। यहाँ तक हम लोग जान लिए थे, इसको हम जो है थोड़ा, तो आगे हम बघेलखंड के बारे में बताने जा रहे थे। तो बघेलखंड के बारे में आपको बताते हैं। बघेलखंड, ये भी ज़्यादा ऐसे ही बुंदेलखंड की तरह ये भी है, ठीक है ना। तो इसके दक्षिण में विंध्य पर्वत है, पूर्व में सोन नदी है, जैसे कि मैंने अभी मैप में दिखाया था, पूर्व में सोन नदी, उत्तर में यमुना नदी है। ठीक है, इसका भी जो ढाल रहेगा कहाँ पे रहेगा, कहाँ पे किधर की ओर रहेगा, इसका भी ढाल उत्तर साइड की ओर रहेगा। ठीक है ना, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है, मतलब उत्तर साइड में यमुना नदी, तो ये भी आपको दिमाग में रखनी है। तो इसमें जो है पूर्व में सोन नदी हो गई, पूर्व में सोन नदी, सोन नदी हो गई। ठीक बच्चे, पूर्व में सोन नदी हो गई। ठीक है, दक्षिण में इसके हो गई क्या, दक्षिण में अरावली रेंज हो गया, अरावली, सॉरी अरावली नहीं, सॉरी एक मिनट, दक्षिण में इसके वो है विंध्य, विंध्य रेंज हो गई, और पूर्व में सोन नदी हो गई, उत्तर में यमुना नदी, और इसके जो है पश्चिम में बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। ठीक, ये बात याद रखिएगा। इतना आपके दिमाग में बात समझ में आई, इतना आपको दिमाग में समझ में आई, तो मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, अब मैं आगे बताता हूँ आपको कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है। इसका विस्तार रीवा फतना, इसे दो तीन नाम से भी जानते हैं, तो मैं उन नामों के बारे में आपको बता देता हूँ कि एमपी में इसे रीवा सतना बोलते हैं, एमपी में इसे रीवा सतना बोलते हैं। कभी कभी पूछते हैं रीवा फतना पठार क्या होता है, एमपी में इसे रीवा सतना पठार। ठीक है, एमपी में इसे कहते हैं, इसको रीवा सतना कहते हैं, और यूपी में इसे मिर्ज़ापुर का पठार कहते हैं। तो आप घबराइएगा नहीं, कभी नाम आ जाए तो मिर्ज़ापुर का पठार क्या बोलते हैं, मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर पठार, मिर्ज़ापुर पठार। तो घबराइएगा नहीं, यूपी में इसे मिर्ज़ापुर कहते हैं, एमपी में इसे जो है क्या कहते हैं, बघेल, मतलब रीवा फतना पठार कहते हैं। तो इस बात को भी दिमाग में आपको जो है रखना है, क्योंकि सारे से छोटे छोटे पॉइंट है, कभी कभी दिमाग आ जाते हैं और हम जानते हुए भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है बालू का पत्थर चूना पत्थर वाला, यहाँ पे जो इसकी संरचना है, संरचना की बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा आपको समझना है। यहाँ पे जो संरचना आपको मिलेगी इसकी, वो बालू का पत्थर, बालू का पत्थर एंड चूना पत्थर, चूना पत्थर, ये आपको देखने को मिलेगा। आप समझना कि इस संरचना में बालू का पत्थर चूना पत्थर मिलते हैं, तो किसके लिए रॉ मटेरियल पे,
सीमेंट के लिए। तो यहाँ पे सीमेंट की बहुत सारी फैक्ट्री मिलती हैं आपको। तो यहाँ पे सीमेंट की सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ सतना में मिलती हैं, मैहर सीमेंट, सतना सीमेंट बहुत मिलती हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश और यूपी के इन जिलों में विकास अधिक हुआ है क्षेत्रों में। तो यहाँ पे क्या है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल मिलने की वजह, जैसे मैंने बताया जहाँ पे कच्चा माल होगा जिस चीज़ का, वहाँ पे वही चीज़ की फैक्ट्री लगेगी, क्योंकि कच्चा माल को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा खर्च नहीं लगेगा और कंपनी को ज़्यादा फायदा होता है। तो वहाँ पे ऐसी जगह, तो यहाँ पे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर जो कि कच्चा माल है सीमेंट का मोटा मोटा, तो यहाँ पे सीमेंट उद्योग ज़्यादा है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे, और औसतन इसकी ऊंचाई 240 से 260 है, ये भी याद रखिएगा। सोन नदी उसकी सहायक नदी, रिहंद नदी इस पठार की प्रमुख नदी है। तो नदियों में अगर बात करेंगे तो सोन नदी और रिहंद नदी आ जाएगी। सोन नदी एंड रिहंद नदी। तो यहाँ पे सोन नदी, रिहंद नदी इस पठार से निकलती हैं, सोन नदी, रिहंद नदी निकलती हैं। इसके अलावा दूसरी नदियाँ भी हैं, बेलन, टोन्स नदियाँ भी हैं। तो बेलन नदी पूछता है हिस्ट्री में, जब आप पढ़ेंगे बेलन घाटी, तो बेलन नदी के पास पड़ता है बेलन नदी और टोन्स नदी। ठीक है, टोन्स, बेलांद्रे नदी आपको नहीं समझना, टोन्स नदी समझिए, टोन्स। अन्य नदियों में मतलब प्रमुख सोन रिहंद आती हैं, लेकिन रिहंद बांध पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा सोन नदी, तो याद रखिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये अन्य नदियाँ हो गई, अन्य नदी। ठीक बच्चे, तो इतना आपको बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे जो मिट्टी रहती है, यहाँ पे भी वैसी मिट्टी लाल पीली मृदा रहती है, जिससे मोटे अनाज होने की यहाँ पे प्रधानता होती है। ठीक है, यहाँ पे जो इस पठार में वर्षा होती है, इसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मानसून की शाखाओं से औसतन 70 से 80 मीटर वर्षा होती है। तो मैं जितना भी आपको बताता हुआ आया था, वहाँ पे जो वर्षा का जो मैंने 3 बताए आपको, तो वहाँ पे वर्षा का माध्यम क्या रहेगा, अरब सागर, अरब सागर की शाखा एंड बंगाल खाड़ी की शाखा, बंगाल खाड़ी की शाखा। तो यहाँ पे वर्षा का आधार क्या हुआ, अरब सागर की शाखा और बंगाल खाड़ी की शाखा। ठीक है, तो इस बात को भी दिमाग में आपको रखना है कि यहाँ पे वर्षा जो होती है अरब सागर की शाखा से होगी या तो वर्षा, या तो बंगाल खाड़ी की सागर से होगी, क्योंकि ये ऐसे करके रहता है, दो भागों में बढ़ जाती है। तो ये बंगाल खाड़ी की होगी, अरब सागर की होगी, दोनों यहाँ पे ऐसे करके यहीं पे पड़ता है। तो ऐसे करके आप समझिएगा, मैप के द्वारा मैंने आपको बता दिया। कभी कभी लिखने को आएगा तो आप मैप के द्वारा ही बता सकते हैं चीज़ें को। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो दक्षिण पश्चिम मानसून आएगा, ये 2 भागों में बढ़ता है, बंगाल खाड़ी और अरब सागर। तो अरब सागर की शाखा, बंगाल खाड़ी की शाखा, दोनों के द्वारा यहाँ पे जो है वर्षा होती है। लेकिन औसतन वर्षा जो हुई रहती है 75 से 80 रहती है, इसलिए यहाँ पे उष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, इसी में कहीं कहीं क्या पाए जाते हैं, यही इसी में कहीं कहीं जो है कटीले भी वन मिल जाती हैं, क्योंकि उष्ण पर्णपाती डिसिडस होते हैं, मतलब सूखे वन मिलते हैं, ज़्यादा ग्रीन नहीं रहते, क्योंकि इनमें कम ज़्यादा पानी नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिए कि यहाँ पे जो वन भी पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन, वर्षा 75 से 80 सेंटीमीटर। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये बात का दिमाग में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट की बात करने जा रहे हैं हम लोग, महाराष्ट्र पठार। जैसे कि अभी मैं बार बार बोल रहा था महाराष्ट्र पठार, महाराष्ट्र पठार, तो आ गया उसका नाम महाराष्ट्र पठार, महाराष्ट्र का पठार। ठीक है, तो आज इस वाली में अब पढ़ने जाएंगे इसके महाराष्ट्र पठार के बारे में, मैप के द्वारा इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, अब ये जो महाराष्ट्र का पठार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये दक्कन के पठार, डेक्कन के पठार में आपको मिलता है। कहाँ पे मिलेगा, ये किसका पार्ट हो गया, दक्कन के पठार, महाराष्ट्र पठार, कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार और आंध्र का पठार। जो 3 पठार आपको मिलेंगे, आंध्र का पठार। तो यहाँ पे आपको दक्कन के पठार जब पढ़ाएंगे, दक्कन के पठार मतलब एक पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, तो पेनिनसुला के, लेकिन दक्कन का पठार का भाग है, दक्कन का पठार के भाग के अंतर्गत ये आते हैं। ये भी याद रखिए। आपने नाम सुना होगा दक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप का। तो प्रायद्वीपीय भारत में लावा का विस्तार क्षेत्र यहीं पे है, मतलब जो प्रायद्वीपीय भारत में लावा का विस्तार क्षेत्र है वो डेक्कन ट्रैप है। ठीक है ना, तो डेक्कन ट्रैप शब्द को मैं आप यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन करूँगा, डेक्कन ट्रैप। तो डेक्कन ट्रैप क्या होता है, प्रायद्वीपीय भारत में लावा का विस्तार क्षेत्र होता है, लावा का विस्तार क्षेत्र है, लावा का विस्तार क्षेत्र है। ठीक है, लावा का क्या है, विस्तार क्षेत्र है ये,
और ये इसका जो विस्तार कहाँ कहाँ पर है ये भी आप जान लेते हैं। तो यहाँ पे इसका मैंने बताया मध्य प्रदेश में एमएच में हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, एमपी हो गया, ठीक है। एमपी में मालवा, एमपी में जो मालवा है याद रखिएगा मालवा, यहाँ पे भी लावा आपको देखने को मिला। राजस्थान के हरौती का पठार है, तो राजस्थान में जो हरौती का पठार है राजस्थान, तो वहाँ पे हरौती का पठार है, वहाँ पे भी देखने को मिला हरौती का पठार है, ठीक है, इसको भी जानिएगा। तो गुजरात के कठियावाड़ प्रायद्वीप इसी से बना हुआ है, गुजरात का कठियावाड़ प्रायद्वीप, गुजरात का कठियावाड़ प्रायद्वीप जो है, कठियावाड़ प्रायद्वीप, ठीक है, गुजरात का कठियावाड़ प्रायद्वीप, यहाँ पे इसका विस्तार मिलता है, ठीक है। उत्तरी कर्नाटक, दक्षिण पश्चिम छत्तीसगढ़ और झारखंड का कुछ क्षेत्र है। तो यहाँ पे झारखंड का कुछ क्षेत्र हो गया, झारखंड के कुछ क्षेत्र में कुछ क्षेत्र हो गया झारखंड का। कर्नाटक उत्तरी भाग में, कर्नाटक के उत्तरी में, ठीक है ना। दक्षिण पश्चिम, और यहाँ पे दक्षिण पश्चिम छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा। और पश्चिमी तेलंगाना, पश्चिमी तेलंगाना में, तो ये यहाँ पे इसके जो विस्तार कहाँ कहाँ मिलते हैं दक्कन ट्रैप, इस बात का दिमाग में रखिएगा। खैर छोड़ो इसको, मैं जो है इसलिए बता दिया था कि आपको जो है कभी पूछा जाए तो मुझे दक्कन ट्रैप का विस्तार कहाँ कहाँ पे है तो आप बता सको कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो मालवा के पठार के बारे में हम लोग जानते हैं, सॉरी महाराष्ट्र के पठार के बारे में जानते हैं, और इसके बारे में जो है थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो महाराष्ट्र का पठार लगभग यहाँ पे विस्तारित है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये विस्तारित है। तो इस बात को जो है दिमाग में आपको रखना है। इसकी अवस्थी में मैं यहाँ पे इसी मैप में ही आपको जो है दिखा दूंगा। तो ऊपर में जो है इसकी यहाँ पे जो जाएगी तो ये नर्मदा रिवर रहेगी, नर्मदा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दंडकारण्य का पठार मिलेगा, यहाँ पे दंडकारण्य, दंडकारण्य, दंडकारण्य हो गया। फिर यहाँ पे हल्का जब आप इसके दक्षिण पूर्व में आएंगे, ठीक है ना, साउथ ईस्ट में आएंगे, तो यहाँ साउथ ईस्ट में आपको आंध्र का पठार मिल जाएगा, यहाँ पे आंध्र का पठार, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एक पेन इसको यहाँ पे, हाँ, अब यहाँ पे अगर मैं इसके दक्षिण की बात करूँगा, दक्षिण में, तो यहाँ पे कर्नाटक का पठार मिल जाएगा आपको, कर्नाटक का पठार, ठीक है। तो ये आपको इसकी लोकेशन समझ में आनी चाहिए, ठीक है। यहीं पे कठियावाड़ का, कठियावाड़ है यहाँ पे, तो वो तो आप समझ में आए। तो ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे इसकी जो है नर्मदा नदी, यहीं पे जो है महानदी है, तो ये क्या है, महा नदी। तो मतलब इसके उत्तर में नर्मदा नदी है, दक्षिण में, सॉरी पूर्व में दंडकारण्य है, दक्षिण पूर्व में क्या है, आंध्र का पठार है, दक्षिण में कर्नाटक है, ठीक है ना। अगर मैं उत्तर की, सॉरी पश्चिम की बात करूँगा तो अरब सागर है, अरेबियन सी है, भाई अरब से हो गया। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूँगा तो वहाँ पे महानदी है। चारों तरफ से इसकी लोकेशन पता चल रही है आपको। तो ये आपको दिमाग में जो है रखनी है चीज़ें। जब आपके दिमाग में सारी चीज़ें रहेंगी तो आप जो है आसानी से मैप के द्वारा चीज़ें समझ पाएंगे। क्योंकि मेरा मतलब ये रहता है कि बच्चों जो है आप चीज़ें समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उसको आप जनरली में आप जानिए। इनके बारे में सारा कुछ मैं भी आपको बताऊँगा, सारा कुछ मैं इसलिए मैप के द्वारा जो है सारी चीज़ों में ज़्यादा फोकस करता हूँ, ताकि कभी कभी रहता है कि हम लोग को जो पॉइंट नहीं समझ में आए हैं वो समझ में आ जाए, ठीक। तो ये भी आपको दिमाग में जो है रखनी है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में आपको पता चल ही गया है, इसकी अवस्थिति के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो आपको उत्तर में ताप्ती नदी, या मतलब सॉरी एक पॉइंट यहाँ मिसप्रिंट हो गया, थोड़ा सा मैं गलती से बोल गया था, यहाँ पे गलती हो गई। यहाँ पे नर्मदा नदी नहीं, नर्मदा के ऊपर ताप्ती फिर नर्मदा नदी है, तो यहाँ पे जो है ताप्ती नदी है, सॉरी गलती हो गई थोड़ा सा, ताप्ती नदी है। मैं अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता हूँ। तो यहाँ पे जो है ताप्ती नदी, ठीक है, ताप्ती के ऊपर नर्मदा नदी रहेगी, गलती से निकल गया, तो वो ताप्ती नदी है, ठीक है। तो इसकी उत्तरी सीमा में ताप्ती नदी है, दक्षिणी में कर्नाटक पठार है, पूर्व में आंध्र का पठार, पश्चिम में पश्चिमी घाट, या हाँ यहाँ पश्चिमी घाट भी तो है, ये पश्चिमी घाट हो गया, पश्चिमी घाट के बारे में बात करी थी ना, तो ये पश्चिमी घाट हो गया, ये क्या हो गया, पश्चिमी घाट हो गया। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। तो क्या हो गया, पश्चिमी घाट, तो ये ठीक है। तो आपको लोकेशन तो पता चली गई होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ अलग पॉइंट में थोड़ा, अगर मैं इसके संरचनात्मक उच्चावची विशेषताओं के बारे में जानूंगा, तो इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो दरारी भेदन वाले ज्वालामुखी की एक प्रक्रिया के कारण इसकी उत्पत्ति हुई थी, जो क्रिटेशियस युग में इसको लगभग माना जाता है। तो दरारी उद्भेदन वाला ज्वालामुखी, उस समय दरारी उद्भेदन मतलब क्या होता है कि जब दो, सॉरी
एक ऐसी चट्टान है जब इनमें तनाव मूलक बल लगा तो एक बीच में दरार पड़ गई और दरार से जो है ये लावा बाहर आने लगा, तो इसे कहते हैं दरारी उद्भेदन वाला ज्वालामुखी। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको रेड कलर में कर दूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। ये दरारी उद्भेदन वाला ज्वालामुखी हो गया। ठीक है ना, तो बच्चे ऐसे करके थोड़ा सा आप दरारी उद्भेदन उद्भेदन वाले ज्वालामुखी क्या वाले ज्वालामुखी, तो इसकी उत्पत्ति जो हुई थी दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी से हुई थी, प्रक्रिया से हुई थी मतलब। तभी इसका क्या है, आधारी जो चट्टान है इसमें लावा, बेसाल्ट लावा। लावा किसका बना है, बेसाल्ट का बना है यहाँ पे, तो बेसाल्ट। तो आप यही समझ रहे होंगे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र उद्योग क्यों, क्योंकि यहाँ कपास हो जाती है। काली मिट्टी, लावा काली मिट्टी, क्योंकि यहाँ पे लावा है तो काली मिट्टी और गन्ना। ठीक है, तो गन्ना परीक्षण केंद्र यहीं पे है, तो ऐसे याद रखिएगा। ठीक है ना, तो पश्चिम में लावा की गहराई कहीं कहीं पे 2 किलोमीटर, कहीं कहीं पे कुछ है, तो ये चीज़ आपको जो है दिमाग में नहीं रखनी है। तो इसकी गहराई ऊंचाई अलग अलग है, कहीं ये पूछा जाता है प्रश्न में। पश्चिम में लावा की गहराई कहीं कहीं पर 2 किलोमीटर है, कहीं पर 2 किलोमीटर से अधिक है। इसका ढाल जो है, ढाल पूछ लेता है इसमें, जो ढाल इसका रहेगा ढाल, इसका ढाल जो है पश्चिम से दक्षिण की ओर है, मतलब समझ रहे ना, पश्चिम से दक्षिण की ओर है, तो पश्चिम से दक्षिण की ओर इसका ढाल है, तो पश्चिम से दक्षिण की ओर इसका ढाल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नदियों का अपवाह तंत्र है, अनुवर्ती अपवाह तंत्र मिलता है, अनुवर्ती अनुवर्ती अपवाह प्रतिरूप मिलता है। नदियों का कौन सा अपवाह मिलता है, अनुवर्ती अपवाह प्रतिरूप। बच्चों अब आप पूछो अनुवर्ती प्रतिवाह रूप अफवाह रूप क्या होता है, तो मैं अनुवर्ती पूर्ववर्ती, ठीक है, क्या कहते हैं इसके आकार की, जो मैंने बताया था कि आर्य प्रतिरूप क्या होता है, सारे प्रतिरूपों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर इसमें डिस्कस करेंगे तो हम लोग को टाइम ज़्यादा जाएगा, तो इसमें इतना ज़्यादा रखिए। तो यहाँ की प्रमुख नदियाँ क्या है, गोदावरी यहाँ पे नदी प्रमुख है, पूछ गोदावरी, दक्षिण की गंगा गोदावरी। ठीक है, और इसकी सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरी की बात करूँगा, ट्रिब्यूटरी की बात करूँगा अगर मैं, तो ट्रिब्यूटरी में क्या आ जाती है, वारधा आ जाती है, प्रवरा, ठीक है, और भीमा। ये क्या है, नदियाँ हैं, क्या है बच्चे, नदियाँ हैं। ठीक है, नदी है, नदियाँ, तो ये याद रखिएगा आप दिमाग में, ये क्या है, नदियाँ हैं। ठीक है, तो ये क्या है, नदी है, तो इसको भी दिमाग में आपको जो है रखना है। ठीक है, तो ये नदियाँ हैं। ठीक बच्चे, तो मैं आपको इसीलिए बता रहा था ताकि आपको सारी चीज़ें जो है दिमाग में आ जाए, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। मृदा यहाँ पे काली मृदा है, तो गन्ना कपास का उत्पादन अधिक होता है, सूती वस्त्र का उद्योग ज़्यादा होता है, चीनी का भी उद्योग विकास यहीं पे प्रमुख है। तो ये भी आपको मोटा काली मिट्टी, तो आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए ऐसा ऐसा। औसत वार्षिक वर्षा 75 से 85, औसत वार्षिक वर्षा। ठीक है, इतना वर्षा हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे वर्षा हो गया, तो यहाँ पे कैसे बन पाए जाएंगे, उष्ण कटिबंधी। अब आप खुद दिमाग लगा के देखो, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, वहाँ पे पॉइंट कुछ जानते हैं तो आप तुरंत आप बता देंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं है। उसका बंदी शुष्क पर्णपाती शुष्क पर्णपाती वन रेडी शश फॉरेस्ट, बस आप तुरंत बता दिए इस चीज़ को। तो मेरा मतलब रहता है बच्चों, सारी चीज़ें आपको जो है समझा देना, आप समझ जाएँ, रटे नहीं ज़्यादा, कुछ पॉइंट रटना है, सारे पॉइंट यहाँ पे आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता देता हूँ ताकि आपको सारे पॉइंट रटने की ज़रूरत ना पड़े और आसानी से आप चीज़ें जो है कर जाएँ। ठीक, तो यहाँ तक आपको मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें, और आगे का जो इम्पॉर्टेंट प्लेटिव बचे हुए हैं मैं उनको अगली क्लास में डिस्कस करूँगा। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं ज़रूरी नहीं कि मैं आज पीपीटी के माध्यम से नहीं बताना चाहता हूँ, तो यहीं पे हम क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। देखिए, मुझे कहने में ये रहता है कि लगता है कभी कभी कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन कह देता हूँ। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ठीक है, और हमारे आप इंस्टाग्राम पेज में विजिट कर सकते हैं, विनाल एकेडमी 089, यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी यहाँ पे, ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ अदर फैक्ट मिलेंगे आपको, काफ़ी अच्छा लगेगा। आप जब विजिट करेंगे इस पेज में जाके इंस्टाग्राम में, तो आपको अच्छा लगेगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे पढ़ते रहो, हंसते रहो और आगे बढ़ते रहो।